दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का हो, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का भी जो रिसेंटली हुआ, या फिर ईरान और इजराइल का हुआ जिसमें यूएसए भी था, ऐसे लड़ाइयों के बारे में ज़्यादातर लोगों को एक रफ आइडिया तो है ही कम से कम कि ये क्या हो रहा है, उनको पता है। पर एक ऐसे ही रोचक लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है जिसके बारे में दुनिया में बहुत सारे कम लोग जानते हैं। वो लड़ाई है आर्कटिक ओशन पे कब्जा करने का। यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, आपको पता है। अब ये आर्कटिक ओशन पे जो कब्जा करने की लड़ाई है बहुत ही रोचक है। पर सवाल आता है कि आर्कटिक ओशन पे कब्जा करना ही क्यों है? क्योंकि भैया ये तो पूरी बर्फ से ढका रहता है ना, यहाँ पे कुछ आप कर सकते हैं ना इधर से ट्रेड कर सकते हैं, कोई काम का तो है नहीं। आइए समझते हैं इसको विस्तार से, बहुत ही रोचक है, वीडियो आखिरी तक देखिएगा। देखिए क्या हुआ 1996 में, जो आर्कटिक स्टेट्स हैं, आर्कटिक स्टेट्स का मतलब होता है वो कंट्रीज हैं बेसिकली जिनके साथ आर्कटिक ओशन बाउंड्री शेयर कर रहा है ना। उन्होंने मिलकर आर्कटिक काउंसिल सेटअप किया। बेसिकली आर्कटिक रीजन में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के लिए आर्कटिक काउंसिल बनाया गया, और इसमें टोटल आज के टाइम पे 8 मेंबर स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो रसिया वाला पार्ट है, ये रसिया हो गया सबसे पहला। रसिया के बाद सेकंड पे आता है ये, आपको दिखेगा ये ग्रीनलैंड है। पर ग्रीनलैंड एक्चुअली में एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, आपको पता होगा। ग्रीनलैंड ऑटोनोमस रीजन है किसका? यहाँ पे मौजूद एक कंट्री का, जिसको कहते हैं डेनमार्क। तो डेनमार्क का एक ऑटोनोमस रीजन है, तो डेनमार्क मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, डेनमार्क कहते हैं। रसिया डेनमार्क 2 हो गए। तीसरा है कनाडा, यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, जिसको हम कनाडा कहते हैं। नीचे जो है यूएसए। आपको लगेगा कि यूएसए का तो आर्कटिक ओशन से कोई लेना देना ही नहीं, एक्चुअली में है। देखिए ये है अलास्का, और अलास्का यूएसए का आपको पता है रसिया से खरीद लिया गया था 19वीं सेंचुरी में ही। अब क्या हुआ, ये अगर मैप को अगर हम ऊपर से देखते हैं, आपको पता है कि दुनिया मोटा मोटी गोलाकार ही है। तो जब हम ऊपर से नॉर्थ पोल की तरफ से अगर हम दुनिया को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जो वर्ल्ड का मैप है ऐसा दिखेगा। तो वैसे में जो अलास्का का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यानी कि सॉरी यूएसए का ये वाला पार्ट जो अलास्का है, इसका आर्कटिक ओशन से लेना देना है। तो यूएसए भी इसका मेंबर है। कौन कौन से हो गए? रसिया हो गया, डेनमार्क हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे आता है एक और कंट्री से कहते हैं आइसलैंड, 5 कंट्री हो गए। और 3 है जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं यहाँ पे, जिनको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 कंट्री हो गए। तो ये टोटल 8 आर्कटिक मेंबर नेशंस हैं आज के टाइम पे। और कुछ ऑब्जर्वर नेशंस हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया। चाइना ने तो अपने आप को फार आर्कटिक रीजन भी बता दिया है, मतलब फार आर्कटिक स्टेट। चाइना का कहना है कि भैया हम फार आर्कटिक स्टेट हैं, क्योंकि आगे समय में चल के हमारा भी यहाँ से ट्रेड व्रेड का लेना देना हो सकता है। तो चाइना, इंडिया वगैरह आज के टाइम पे एक ऑब्जर्वर नेशन का रोल प्ले करते हैं। और भी कंट्री है, पर मेनली ये 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये 8 मेंबर ने मिलकर आर्कटिक काउंसिल का सेटअप किया था कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन वगैरह बनाने के लिए। पर इनके बीच में एक लड़ाई सी चल रही है, इनविजिबल लड़ाई सी चल रही है, जो आपकी जनता को अमूमन तौर पर उतनी दिखती नहीं है, क्योंकि इसमें बम गोले बारूद का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये है क्या, समझते हैं। देखिए ये जो रीजन है ना, आर्कटिक ओशन का जो रीजन है, यहाँ पे एक सर्वे किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स का जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था 2008 में, जिसका उन्होंने नाम रखा था सर्कम आर्कटिक असेसमेंट। और इसके तहत उन्होंने पाया कि ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल एक्चुअली में क्या है आपको पता है, दुनिया में कई सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वगैरह हो गए। तो उसी में आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड को आर्कटिक सर्कल कहते हैं। तो इस सर्वे में उन्होंने पाया कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर का जो रीजन है, इसी में पूरा दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल मौजूद है, और लगभग 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस मौजूद है। यानी कि जो भी इस एरिया पे कब्जा करेगा, वो आगे चल के बहुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई उसके पास होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे होड़ मची हुई है। सेकंड है, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि पोलर आइस कैप्स वगैरह पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रहे हैं। तो आर्कटिक ओशन में भी जो बर्फ है वो बहुत ज़्यादा पिघल चुका है। और अभी एक देख सकते हैं तस्वीर, 1984 में सितंबर में कुछ इतना ज़्यादा मात्रा में ग्रीनलैंड के ऊपर बर्फ आपको दिख रहा है ढका हुआ। पर वहीं पे आइस कवर 2016 में, यानी कि लगभग आज से 10 साल पहले, तो अभी तो और भी कम हो गया है ना। तो 2016 में जो ये देख सकते हैं आइस कवर कितना कम हो चुका है। और हम कह सकते हैं कि ये जो रूट है, पहले ट्रेड करने लायक नहीं था, यहाँ से समुद्री जहाज वगैरह नहीं भेजा सकते थे। एक तरीके से अपने आप में एक ट्रेडिंग रूट भी ओपन हो सकता है। तो ये भी कारण है कि जो भी इस एरिया पे कब्जा करेगा उसके लिए ट्रेडिंग रूट भी अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें रसिया बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रख रहा है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि रसिया में देखिए ऊपर जितने भी पोर्ट्स हैं ये सारे ज़्यादातर बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो इधर वो समुद्री जहाज वगैरह ज़्यादा ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे रसिया में जैसे ईस्टर्न इस जगह पे है ना, रसिया में एक व्लादिवोस्तोक बोल के एक पोर्ट है जो ज़्यादातर टाइम पे आइस फ्री रहता है। तो अब रसिया को कोई भी सामान मंगाना है यूरोप से, अफ्रीका से, तो क्या करता है वो अरेबियन सी से या फिर इंडियन ओशन से होते हुए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला रूट को फॉलो करते हुए साउथ चाइना सी से फॉलो करते हुए मंगा लेता है। अब ये बहुत लंबा रूट पड़ता है, लंबा रूट के साथ साथ फिर बहुत खर्चा भी पड़ेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ज़्यादा फ्यूल का खर्चा होगा तो सामान का दाम बढ़ जाएगा। तो रसिया का जुगाड़ में लगा हुआ है, रसिया जुगाड़ में लगा हुआ है कि अगर यहाँ से अगर कल को बर्फ और कम होता है और ट्रेडिंग रूट ओपन होता है
तो हम क्या कर सकते हैं कि यूरोप से ज़्यादातर जो सामान है अफ्रीका से हम इस रूट से मंगा सकते हैं इधर डायरेक्टली ऐसे करके, तो ये बहुत लंबा नहीं पड़ेगा। इसके लिए रसिया ने कई सारे आइस ब्रेकर्स जहाज भी रखे हुए हैं जो कि जहाज़ों के आगे आगे चलते हैं और बर्फ़ को तोड़ते जाते हैं। एक आध तो उसके पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स भी हैं, जो कि दुनिया में एकमात्र कंट्री बनाता है रसिया को जिसके पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स हैं। एनीवे, टॉपिक पे आते हैं। तो अब इसको लेके लड़ाई चल रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि ये मुद्दा क्या है, पर ये लड़ाई लड़ी कैसे जा रही है। देखिए, घटना हुआ 2007 में। 2007 में रसिया ने क्या करा, यहाँ पे जाके एक जगह है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ये जो जगह है, ये नॉर्थ पोल के बगल में यहाँ पे एक जगह है, इसको कहते हैं लोमोनोसोव रिज, है ना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जगह पे एक रिज है। रिज का मतलब होता है, बेसिकली समझ सकते हैं, समुद्र के अंदर कुछ पहाड़ होते हैं। अभी हम डिटेल ज्योग्राफी में नहीं घुस रहे। तो ये रिज का नाम है लोमोनोसोव रिज, है ना। ये लोमोनोसोव जो रिज है, ये रसिया क्लेम करता है कि ये इसका कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाले रीजन में आता है या कॉन्टिनेंटल सेल्फ का एक्सटेंशन है। देखिए, यहाँ पे एक और थोड़ा सा चीज़ है जो आपको जानना पड़ेगा, वो ये है कि कोई भी कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है। अब इंडिया के यहाँ पे ये जगह पे टोटल इंडिया के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल दूर, इंडिया के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल दूर, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है। एक नॉर्मल माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, पर एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है। नॉटिकल माइल बेसिकली समुद्र में डिस्टेंस वगैरह नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है, एक्चुअली में 1.85 होता है, 1.8 मान के चलते हैं। तो ये नॉटिकल माइल क्या है कि इंडिया में टोटल इंडिया का बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर तक जो रीजन है ना, ये इंडिया का EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसमें इंडिया का पूरा अधिकार है यहाँ पे सी बेड वगैरह पे, वो कुछ भी माइनिंग वगैरह करना हो या फिर ऊपर जो जहाज वगैरह चल रहे हैं समुद्र में, उनसे वो एरिया मतलब बेसिकली इंडिया का होगा। और हर एक कंट्री का जो 200 नॉटिकल माइल वाला जो रीजन है वो उसका पूरा एक्सक्लूसिव जोन है, यानी कि उस पर पूरा अधिकार है उसका, है ना। अब ये डिटरमाइन होता है कहाँ से, तो अनक्लॉज से, UNCLOS, अनक्लॉज। अनक्लॉज क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, है ना। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, और यही तय करता है कि 200 नॉटिकल माइल आपको मिल जाएगा, आपका एक्सक्लूसिव जोन है आपके बेस लाइन से, ऐसा। अब ऐसे में क्या होता है, एक रीजन होता है जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। आपको ये जानना जरूरी है। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए आप बीच पे जा रहे हैं कोई, है ना, तो आप अचानक से क्या होगा, बीच पे जाते जाते पानी में पैर रखते डूब नहीं जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत दूर तक चलते चलते जाएंगे, पानी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, यानी कि आपको पता चलेगा यहाँ पे काफी जमीन है अभी भी। ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोस्ट है, कोस्ट से इधर गए तो ये वाला पार्ट जहां तक कि जमीन का एक्सटेंशन है, इसको हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं, है ना। एक तरीके से स्लोपिंग लैंड है जो कि पानी अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। और ये जब तक कि ये कोस्ट ब्रेक नहीं हो जाता, ब्रेक होने का मतलब अचानक से फिर आपको ऐसा लगेगा कि जमीन खत्म सा हो गया, डूब रहे हैं, इसको हम कहते हैं, सॉरी, इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। और इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, मतलब जहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हो जाएगा वहां पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अचानक से हल्का सा राइज देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। और उसके बाद को अबिसल प्लेन या फिर हम सीधा सीधे सी बेड भी मान सकते हैं कि समुद्र का एकदम नीचे वाला लेयर है, ठीक है, सी बेड। तो देखिए अब क्या है, एक और जिसको कहते हैं CLCS, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, है ना। ये तय करता है कि कोई भी अगर देश ये प्रूफ कर दे कि समुद्र के अंदर उसका टोटल कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सटेंड है ना, तो वहां से और ज्यादा 200 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा वो एक्चुअली में उसका एक्सक्लूसिव जोन बन सकता है। मतलब 200 नॉटिकल माइल तो हर एक कंट्री को मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर कोई कंट्री ऐसा प्रूफ करता है कि नहीं जी उसका कॉन्टिनेंटल सेल्फ बहुत ज्यादा लंबा है ना, यानी कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सटेंडेड है, तो उसको 200 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा कई बार मिल जाता है, ये CLCS के तहत, है ना। और ये मैक्सिमम 350 नॉटिकल माइल तक हो सकता है, मैक्सिमम 350 नॉटिकल माइल। 350 नॉटिकल माइल से ऊपर जनरली नहीं जा सकते हैं, हालांकि एक आइसोबाथ लाइन होता है, उस पर कभी और बात करूंगा। जनरली इसे समझ के चलिए 350 नॉटिकल माइल से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। तो रसिया ने ये क्लेम किया है कि ये जो लोमोनोसोव रिज है ना, ये इसका एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ के वजह से ये इसका क्लेम बनता है। वहीं पे ग्रीनलैंड कहता है कि नहीं भैया, है ना, ये डेनमार्क जो कहता है कि ग्रीनलैंड की वजह से ये हमारा एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ के अंदर आता है। कनाडा भी कहता है कि नहीं हमारा भी क्लेम होना चाहिए इस पे। अब ये लोमोनोसोव रिज पे क्या करा रसिया ने, 2007 में जाके एक झंडा गाड़ दिया समुद्र के अंदर, बर्फ के अंदर, है ना, जाके 4 किलोमीटर समुद्र के अंदर। एक्चुअली में क्या है, ये सबमर्सिबल्स लेके गया, जिसका 2 सबमर्सिबल्स लेके गया, एक का नाम मीर 1 और एक का नाम मीर 2 था। उसके बदौलत उसने जाके समुद्र के अंदर 4 किलोमीटर बर्फ से नीचे जाके एक टाइटेनियम का फ्लैग, है ना, गाड़ दिया ये लोमोनोसोव रिज के ऊपर, है ना। अब ये जो रिज के ऊपर गाड़ा 4 किलोमीटर नीचे, ये टाइटेनियम फ्लैग, टाइटेनियम तो पहली बात इसलिए इस्तेमाल करा था
कि वो कोरोजन रेजिस्टेंट है। कोरोजन रेजिस्टेंट है मतलब आसानी से बर्फ वगैरह में कोरोड नहीं होगा, लंबे समय तक टिकेगा। और वो ज़्यादा बड़ा था भी नहीं, 1 मीटर का ही फ्लैग था एक्चुअली में, बस वो क्लेम करने के लिए कि हमारा है। पर इसको ऐसा ये लीगल क्लेम नहीं हो सकता, बस एक तरीके से शो ऑफ पावर है या फिर दिखाने के लिए शो ऑफ अथॉरिटी है कि भैया ये हमारा है। उसने जाके झंडा गाड़ दिया, है ना। अब जैसे झंडा गाड़ा तो विवाद हो गया, बोला ऐसा कैसे कर सकता है रसिया। और तब से लेके कनाडा और ग्रीनलैंड खास करके यानी कि डेनमार्क बहुत ज़्यादा विगोरसली इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं कि नहीं, अब इसका अच्छे से डिवीजन हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि कौन सा किसका है। तो ये लोमोनोसोव रिज पे जो बेसिकली रसिया ने जो हरकत करी टाइटेनियम फ्लैग वाला, उसके वजह से विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी मामला ऑलमोस्ट वैसे ही होल्ड पे है। हमेशा आर्कटिक काउंसिल की जो मीटिंग वगैरह होती रहती है इस पे अभी, लेकिन एक्चुअली में बाकी दुनिया में ऐसे कई सारे आप देखेंगे विवाद है जहाँ पे बैठ के मेंबर नेशंस लड़ते रहते हैं। आर्कटिक काउंसिल फिर भी रिलेटिवली अभी उतना ज़्यादा मात्रा में डिस्प्यूटेड नहीं हुआ है। आर्कटिक काउंसिल में बहुत ज़्यादा मात्रा में लड़ाई नहीं होती है उतनी, इसलिए अभी खबर उतनी आती नहीं है। मतलब अच्छे से कोऑपरेशन वगैरह चल रहा है। पर रसिया ने एक एडवांटेज ले लिया है क्योंकि असर्ट कर रहा है लगातार कि भैया ये एरिया तक तो हमारा क्लेम है, और यानी कि यहाँ तक में जितना भी नेचुरल गैस और ये वाला पूरा पार्ट में नेचुरल गैस और जितना भी ऑयल मिलेगा ये हमारा हो जाएगा। ऐसा देख सकते हैं इसका काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। देखिए चाइना ने भी रिसेंटली क्या करा था, यहाँ पे साउथ चाइना सी में टोटल 9 डैश लाइन्स बना दिए थे और बोला था कि हमारे पूर्वजों के हिसाब से, मतलब चाइना के हिस्ट्री के हिसाब से ये लाइन के अंडर तक का एरिया हमारा है ना। तो ज़्यादा एक्चुअली में 200 नॉटिकल माइल से बहुत ज़्यादा एरिया चाइना क्लेम करता है। और ये जब आप बार बार अपना अथॉरिटी है ना वहाँ पे एक तरीके से सर्टेन करते हैं तो एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज तो मिल ही जाता है। तो रसिया इस लड़ाई में आगे चल रहा है। मैंने बताया कि उसने एक्चुअली में कई सारे न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स भी बना लिए। दुनिया में इकलौता कंट्री है जो कि न्यूक्लियर आइस ब्रेकर रखता है। तो यहाँ से अभी रिसेंटली रसिया ट्रेड वगैरह करना भी स्टार्ट करने लग रहा है ना। वो रूट वगैरह ढूंढते रहता है, खास करके गर्मियों में जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पिघल जाते हैं तो ये रूट वगैरह का इस्तेमाल करता है। तो एक बहुत रोचक लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई पे मैं डिटेल में एक और वीडियो लेके आऊँगा, लगभग 1 घंटे का होगा, है ना। पर वो जब लेके आऊँगा तो तब की बात है। अभी के लिए मैं बेसिक आइडिया दे रहा था ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, अनक्लॉस और CLCS क्या कहते हैं और ये लड़ाई है क्या बेसिकली, है ना। आप यहाँ पे तस्वीर वगैरह देख सकते हैं। ये एक्चुअली में गार्जियन में जो छपा था, रसिया प्लांट्स फ्लैग ऑन द नॉर्थ पोल सीबेड, वही लोमोनोसोव रिज के आसपास का रीजन है। ये एक ग्रीनलैंड में अमेरिका भी लंबे समय से क्लेम करता रहता है इस जगह पे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप पता ही होगा 2019 में क्लेम किए थे कि हम ग्रीनलैंड खरीदने वाले हैं। पर डेनमार्क के जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला था बड़ा एब्सर्ड है, ऐसे देश थोड़ी बेच देंगे हम, है ना। वो ग्रीनलैंड खरीदने के पीछे भी रीज़न ये था कि अमेरिका को थोड़ा सा ये रीजन में क्लेम मिल जाए। हालांकि और भी इशूज़ हैं, ग्रीनलैंड में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह है, पर वो डील हो नहीं पाई थी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने अभी अपना एक मिलिट्री बेस भी ऑपरेशनल रखा है जिसका नाम थूले है, THULE थूले। भैया क्या पढ़ते हैं इसको नहीं पता, थूले ही लिखा रहता है ना। तो थूले के नाम से पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है एक्चुअल में कुछ और होगा तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही है एक तरीके से आर्कटिक ओशन में एक नई जो लड़ाई छिड़ गई है उसके बारे में, मतलब एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया होगा।